अखिल तेरी हैंडराइटिंग बड़ी खराब है। डॉक्टर साहब जी बेटा, मेरे ख्याल में यार कुछ ना इंटरनेट का इशू हो गया था गालबन। चले एनीवेज जी, अभी ठीक है। सर दोबारा से ढोल की आवाज सुनाए सर। नदीम को बड़े जोर का डांस आया। अच्छा जी, चलें जी, अब आप लोग खामोश हो जाएं। अब ये चलने लगी है जी वीडियो। अब इसको हम पास नहीं करेंगे, पहले सारी वीडियो देख के तो उसके बाद हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। चलें, जब तक ये वीडियो लोड होती है ना, तब तक हम ऐसा करते हैं, हम आपको इसकी जो केमिकल्स की टाइप्स हैं वो बता देता हूँ, ठीक है। जो कॉमन टाइप्स इनकी, सर सबसे पहली जो है ना वो है एसिड एंड बेसिस, ठीक है जी। एसिड एंड बेसिस है, ये आपको पता है एसिड क्या होता है, ये भी आपको पता है बेस क्या होती है। सेकंड है बायोलॉजिकल एजेंट्स। बायोलॉजिकल एजेंट्स फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस, ये होंगे, ठीक है जी। थर्ड नंबर पे कंप्रेस्ड गैसेस, फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन गैस वो हम यूज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, व्हाटएवर। इसके अलावा कोरोसिव्स, कोरोसिव्स वो चीजें होती हैं जी कि जो किसी चीज को जंग लगाती हैं, ठीक है, जो किसी भी चीज को डैमेज कर देती हैं, वो कोरोसिव्स होती हैं। इसके अलावा है क्रायोजेनिक्स। क्रायोजेनिक्स वो चीजें हैं जो किसी चीज को फ्रीज करने के लिए यूज होती हैं, लॉन्ग टर्म फ्रीज करने के लिए। आप लोगों को याद होगा, अगर आपने लास्ट सेमेस्टर में पढ़ा हुआ है तो आप लोगों को याद होगा कि हम जो है लॉन्ग टर्म के लिए किसी प्रोडक्ट को सेव करना चाहें, से फॉर एग्जाम्पल 50 साल या 60 साल के लिए, तो उसको हम सेव कैसे करते हैं, यूजिंग लिक्विड नाइट्रोजन हम उसको सेव करते हैं। वो प्रोसेस जो है वो क्रायोजेनिक कहलाता है। याद है ना, पढ़ा था, मुझे याद था। यस सर। सर डॉक्टर गुरु का साथ यस डेफिनेटली, यस डीएनए को भी करते हैं। अच्छा, उसके अलावा है इलेक्ट्रिकल हैजर्ड, क्योंकि डेफिनेटली हर जगह पे बिजली भी चाहिए तो इलेक्ट्रिकल हैजर्ड भी मौजूद होंगे। अच्छा, फ्लेमेबल्स। फ्लेमेबल्स का मतलब है ऐसी चीज जिसको आग लग जाए, तो ऐसे केमिकल्स भी होंगे जिनको आग लग सकती है। फॉर एग्जाम्पल एसीटोन है, एथेनॉल है, इथाइल एसीटेट है, हेक्सेन है, मेथेनॉल है। कोई दो तीन याद कर लें, सारी याद करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, इसके अलावा है हैलोजेंस। हैलोजेंस का मतलब है कि ऐसे केमिकल जो कि रिएक्टिव होते हैं, टॉक्सिक होते हैं और करोसिव होते हैं, ठीक है जी। एग्जांपल है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। उसके बाद है हाइड्रोकार्बन्स एंड वोलेटाइल केमिकल्स। वोलेटाइल कंपाउंड वो होते हैं जो कि इजीली वेपोराइज्ड हो जाते हैं, जैसे कि आपको पता है पेट्रोलियम है, एसीटोन, मेथनॉल, एथेनॉल और स्पिरिट वगैरह, ये कॉमनली यूज होता है लैब के अंदर, तो ये होते हैं। अच्छा, इसके अलावा मर्क्यूरी है। मर्क्यूरी आपको पता है लिथल है, हैजर्डस है और स्किन पर भी प्रॉब्लम्स काज करता है, तो वो भी मौजूद होता है लैब के अंदर। कहाँ पे मौजूद हो सकता है, थर्मामीटर में मौजूद होता है, बैरोमीटर में मौजूद होता है। इसके अलावा नेक्स्ट है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स, ये भी मौजूद होते हैं। इसके अलावा पायोक्साइड्स हैं, इसके अलावा पायोफोरिक्स हैं। तो ये कुछ 6-7 तरह के केमिकल्स हैं जो कि मौजूद होते हैं लैब्स के अंदर, तो इनका हमने केयर करनी है। हर केमिकल के ऊपर उसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए सिंबल लगाई होती है, ठीक है ना। तो ये इस वीडियो के अंदर उन्हीं सिंबल्स की वो बात एक्चुअली करने लगे थे, तो इसको मैं देखता हूँ अगर ये स्टार्ट होती है तो इसको मैं स्टार्ट कर देता हूँ। चलें, ये जब स्टार्ट होगी ये तभी होगी। टिल देन हमारे पास कुछ इमेजेस मौजूद हैं, वो हम डिस्कस कर लेते हैं।
ये क्या नजर आ रहा है भाई आप लोगों को? तो ये साइन साइंस नजर आ रहे हैं ना? यस यस सर। सब ठीक है ना? तो ये वो डिफरेंट साइंस हैं जो कि लैब्स के अंदर केमिकल्स के ऊपर लगे होंगे। फॉर एग्जांपल ये साइन जो है ये किस चीज का साइन है? फ्लेम का सर। फ्लेम। फायर का। फ्लेम का, फायर का, ठीक है ना? तो यही आपने नाम याद करने हैं। फिर क्या आपको साइन देख के पता चल जाए कि ये किस चीज का साइन है, ये आपको पता होना चाहिए। ये साइन किस चीज का है फ्लेम का सर। और ये किस चीज का है? सर फ्लेम ओवर सर्कल। फ्लेम ओवर सर्कल, ये भी फ्लेम का ही है, लेकिन ये उस आई मीन उस एरिया के अंदर फ्लेम है, जस्ट जिस एरिया को उन्होंने जिस एरिया के ऊपर ये लगाया होगा। ये वाला एक्सप्लोडिंग बॉम्ब। ये बॉम्ब्स का जो है ना, वो ऐसी जगह जहाँ पे बॉम्ब्स एक्सप्लोड होते हैं उस जगह पे ये निशान लगा होगा। फॉर एग्जांपल अगर कोई ऐसा केमिकल है जो कि जो है ना एक्सप्लोड हो सकती, ठीक है, तो उसके ऊपर ये साइन लगा होगा। फॉर एग्जांपल आपको कोई एग्जांपल याद है ऐसे केमिकल की जो कि एक्सप्लोड हो सकता है? नाइट्रोजन नाइट्रोजन? यस सर यूरेनियम। नाइट्रोजन सर जब नाइट्रोजन उसके साथ वाटर के साथ कांटेक्ट में आती तो एक्सप्लोजन होती है। अच्छा, पिछले दिनों कुछ ऐसा पहले एक कंट्री के अंदर ऐसा ही एक केमिकल था जो कि लैब्स के अंदर यूज होता था, बल्कि फर्टिलाइजर था, यूरेनियम था। अमोनियम था सर, वो अमोनिया। अमोनियम नाइट्रेट, यस सर, ठीक है ना, बैरूत के अंदर। बैरूत के अंदर। तो वो जो अमोनियम नाइट्रेट है वो भी एक्चुअली उसके ऊपर ये साइन होना चाहिए क्योंकि वो भी एक्सप्लोड हो सकता है। अच्छा जी, ये साइन किस चीज का है? क्रोयन का सर क्लोरीन का है। ये गैस सिलेंडर। गैस सिलेंडर गैस सिलेंडर का। ये गर्ल एंड क्रॉस बॉन्ड ये है किस चीज का? सर सर डेंजर का ये भी होता है खतरे सर। का या डेंजर का है। डेंजर किस किस्म की है? यहाँ पे किसी भी तरह की डेंजर हो सकती है, यस स्पेसिफिक डेंजर नहीं है, कोई भी डेंजर हो सकती है। ये वाला सो ये तो सिंपली एक एक्सक्लेमेशन मार्क है। एक्सक्लेमेशन मार्क है। इसका मतलब ये है कि आगे जो खराब भी हो चीज सकता है उसके मतलब आप हमें कुछ नहीं पता, वो कुछ भी हो सकती है, ठीक है? तो आपने काशियस रहना है। ये जो है आगे Environment. एनवायरमेंटल हैबिटेट है। इन्वायरमेंट का है। दैट मीन्स के इन्वायरमेंट यहाँ पे डिग्रेड हो रहा है, तो आपने ज़रा केयरफुल रहना है, इन्वायरमेंट को खराब नहीं करना ज़्यादा। ये जो है है हेल्थ हैजर्ड का, ये कि ह्यूमन की हेल्थ को हैजर्ड हो सकता है उस जगह पे। आगे आ जाए जी। ये वही जो अभी आपको मैंने बताए थे, जितने भी हैजर्ड से उनकी एग्जांपल दी हुई है साथ में, ठीक है? ये आपने फाइल लेनी है, ये आपके साथ शेयर कर दूंगा मैं। हेल्थ हैजर्ड की क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं जिनसे हेल्थ हैजर्ड हो सकते हैं। फ्लेम की क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, किस वजह से फ्लेम बन सकता है। ऐसे ही एक्सप्लेनेशन मार्क, जो एक्सक्लेमेशन मार्क है वो कहाँ कहाँ पे पॉसिबल है, किस जगह पे लगा हो सकता है। ये आपको इसके सिम्टम्स पता होने चाहिए कि ये सिंबल जहाँ पे लगी है वहाँ पे क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, ठीक है ना? अच्छा जी, ये अगेन फिर वही वाले आ गए दोबारा से। तो एक्चुअली मेन जो है वो यही जो है सिंबल्स हैं ज़्यादातर जो लैब्स के अंदर लगी होती हैं, ठीक हो गया? तो इन सिंबल्स का आपको प्रॉपरली पता होना चाहिए। इनको देख के आपको पता चल जाना चाहिए कि इस लैब के अंदर कौन कौन से हैजर्ड पॉसिबल हैं, ठीक है जी? समझ आ गया? तो ये डिफरेंट जो है ना वो केमिकल्स के ऊपर जो लेबल लगे होते हैं वो हैं। केमिकल्स की जो क्लासेस हैं वो मैंने आपको ये बता दी हैं, ये केमिकल क्लासेस हैं, ठीक हो गया? अब हम कोशिश करते हैं कि ये वाला जो है ना हमारा ये डाउनलोड हो जाए। इसके लिए हम ऐसा करते हैं, बाकी सारे टैब को बंद करते हैं ताकि कम से कम इसका तो कुछ हो ना।
बाकी जो कुछ भी है मैं सब कुछ बंद करने लगा हूँ। यस सर, जूम भी बंद कर तुम भी बंद कर दो ना। दो सर। ये वैसे ज्यादा अच्छी प्लानिंग है यार, मैं खुद यही सोचता था। सर ये केमिकल के अलावा किसी एरिया वगैरह पे भी लिखा हो सकता है? एरिया किसी, यस डेफिनेटली किसी एरिया पे भी लिखा हो सकता है, क्वाइट पॉसिबल। किसी लैब के ऊपर, किसी रूम के अंदर, किसी भी जगह पे। तो जहाँ पे भी ये सिंबल्स हो आपको केयरफुल रहना है। पेज रीलोड कर लेंगे दफा। ये रीड आउट करेंगे, अभी फिर से करेंगे, दोबारा करेंगे, डोंट वरी हो जाओ। पहले ये एक सर वीडियो, पहले ये वीडियो देख ले हम एक दफा। सर पीटीसीएल यूज करते हैं? मैं नहीं ब्रॉडबैंड है। Safe laboratories require proper handling of hazardous chemicals, including appropriate labeling and storage. Many types of chemicals are important for scientific research, thus it is crucial to know their properties and potential dangers. Chemicals may interact dangerously and must be properly segregated and stored. Fire and safety organizations have strict standards for labeling, segregation, and storage, which can prevent hazards in the lab. This video will illustrate how to evaluate, label, and store laboratory chemicals. For identification and safety purposes, all chemicals must have labels with certain information. First, a product identifier shows the name and any alternatives of the chemical. A signal word indicates the level of hazard if one exists, and will either be warning for less severe hazards or danger for more severe ones. Further, the hazard statement describes the hazard, while the precautionary statements describe how to prevent risk, respond to exposure, and store and dispose of the material. Hazard pictograms depict a specific type of hazard, like corrosion or aquatic toxicity. Lastly, contact information of the provider is shown. Chemicals can additionally be labeled with the NFPA 704 diamond symbol. The blue quadrant contains the degree of health hazard, red the flammability hazard, yellow the reactivity hazard, and the white quadrant special hazards. Hazards are rated from 0, no hazard, to 4, severe risk. The special diamond may contain additional symbols indicating the type of hazard. For detailed information about a chemical, read its associated 16-section Safety Data Sheet, or SDS. General information on a substance is found in sections 1 through 3, its name and alternatives, hazards, and composition. Sections 4 through 6 provide emergency procedures in case of exposure, fire, or accidental release. Section 7 has information on handling and storage, and Section 8 outlines protective equipment needed. Sections 9 through 11 contain other important information about the substance, its physical and chemical properties, its stability and reactivity, and its toxicity. Sections 12 through 15, containing details about ecological impact, disposal considerations, transport requirements, and regulatory information, are not required to be in the SDS. Lastly, Section 16 includes any other pertinent information about the substance. After assessing their hazards, you should store chemicals with similar hazards together. Common hazard groups include acids, bases, flammables, oxidizers, toxics, peroxide-forming substances, pyrophoric-forming substances, water-reactive chemicals, and explosives. Each of these groups has specific storage requirements which can prevent dangerous situations. Additionally, some groups, when mixed together, form toxic fumes or explosives. Therefore, they should be stored separately from each other to prevent accidental spills from having disastrous consequences. Now we will show you how to evaluate hazards with a safety data sheet, the use of NFPA 704 standard to label hazardous materials,
and how to store specific types of chemicals in the laboratory. First, assess a chemical's potential hazards. Obtain the SDS when receiving or starting to work with a new chemical. If it is not packaged with the chemical or already available in the laboratory, it may be found on the provider's website. Then read this document carefully. Hazard information can be found in Section 2, including a 704 diamond in some cases. Additionally, Section 9 may contain information on flammability hazards, Section 10 on instability hazards, and Section 11 on health hazards. Information on special hazards may be found in these sections or elsewhere in the document. Note that any special handling and storage instructions are found in Section 7. With the relevant hazard information from the SDS, fill in the NFPA diamond. If there are specific numbers from the SDS, use those. Otherwise, use the NFPA 704 guidelines to find what number to assign to each hazardous risk. In this document, Table 5.2 has the criteria for health hazards, 6.2 for flammability hazards, 7.2 for instability hazards, and 8.2 for special hazards. With these numbers, fill in each hazard quadrant in the diamond and place on the chemical container. Now that you have assessed and labeled the potential hazards of a material, you will need to store it properly. Always store chemicals according to instructions in the SDS, and separate out materials with incompatible chemical and physical characteristics. Make sure all caps are closed and properly fitted. Also, keep food and drink away from all storage areas. For liquid storage, use a chemically resistant secondary container in case there is a leak or spill. To avoid leaks dripping onto personnel, store these containers below shoulder height. Specific chemical groups have different storage requirements. Store acids and bases separately, either in acid and base cabinets or on protected non-metal shelves. अच्छा जी, अब इस तरह से है कि ये जो हमारी मीटिंग है ये 1 मिनट से पहले खत्म हो जाएगी। हम नई स्टार्ट करते हैं और फिर यहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? और समझते हैं सर जी बस करें सर जी। जी सर ठीक है। कसम से नींद आ रही है। नींद आ गई ना? सर जी नींद बड़ी कसमें आ रही। कोई नहीं, बस चलें ठीक है, मैं आपको ये वीडियो शेयर कर दूंगा, इसको आपने पढ़ लेना है, इससे समझ लेना है, इंशाल्लाह अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।